मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज, भागलपुर, बिहार। मैं एक टीचर होने के नाते मैंने ये महसूस किया है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और भारत बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा है। 70 सालों में आने वाला भयानक आर्थिक संकट और उस पर कोरोना वायरस की मार दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। भारत में लोगों का परचेजिंग पावर घटने लगा है। वर्किंग इंडस्ट्रीज़ का पहिया मानो रुक सा गया है। ऑटो इंडस्ट्रीज़ में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक निराशामय और अंधकारमय वातावरण जो लोगों की ज़िंदगी की दिक्कतों को बढ़ा रहा है। उद्योगपति संकट में हैं। लोगों की छटनी बड़े पैमाने पर हो रही है। जुलाई में कार और बाइक की बिक्री में 31% की गिरावट और ऑटो सेक्टर से जुड़े 3.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। 10 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में है। सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाला टेक्सटाइल सेक्टर की हालत बहुत ही दयनीय है। भारत को आर्थिक संकट का सामना 1991 में भी और 2008 में भी करना पड़ा था। 2008 में वैश्विक मंदी का प्रभाव पड़ा था और 1991 में बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो गया था। 1990 में विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 3 सप्ताह के आयात के लिए बचा था, लेकिन स्थिति संभल गई थी। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो देश की छोटी और बड़ी सारी कंपनीज मुसीबत में फंस चुकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर मानो मंदी की कहर ही जारी हो गई है। 1 साल से ये मुसीबत में से जकड़ गया है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी का शेयर्स दिन ब दिन गिरता जा रहा है और ये गिरावट 55% की हो गई है। 2 लाख नौकरियां भी चली गईं और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार जुलाई 2019 में यात्री वाहनों की बिक्री 30.9% गिरी। दिसंबर में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ACMA ने सरकार को चेतावनी दे दी है और ये बताया है कि अगर मंदी जारी रही तो 10 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। ACMA ने मांग को बढ़ाने के लिए GST में कमी करने की सिफारिश की है। देश का 1/3 धागा मिल बंद हो चुका है। किसानों से कपास खरीदने वाला कोई नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 25 से 50 लाख के बीच नौकरियां चली गईं। धागों का एक्सपोर्ट 33% कम हो गया। भारत में बिस्किट बनाने वाला सबसे बड़ी कंपनी पार्ले जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हज़ारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। एशियन पेंट्स में वॉल्यूम ग्रोथ 12% से घटकर 9% हो गया है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने द टेलीग्राफ पेपर को ये बताया कि रियल एस्टेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे लंबे समय में GDP को बढ़ाया जाए, रोज़गार को बढ़ाया जाए, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को संभाला जाए। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने चेतावनी दी कि अगर रियल एस्टेट में 3 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं और अगर सुधार नहीं किया गया तो 50 लाख नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं और 7 शहरों में 220 प्रोजेक्ट्स के लगभग 1.74 लाख घरों का निर्माण भी रुक गया है। चमड़ा उद्योग, आभूषण उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार लगातार पब्लिक सेक्टर में खर्च भी घटाती जा रही है और घटाने के साथ साथ लगातार निजीकरण की बात कर रही है। मनरेगा में अधिक बजट होना चाहिए था, जिससे लोगों को रोज़गार और न्यूनतम वेतन निश्चित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था की सेहत खराब हो गई है और अर्थव्यवस्था की इस बिगड़ती सेहत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस आंकड़े से यह पता लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरी बीमारी में फंस चुकी है। 1 सितंबर 2020 में
भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में माइनस में आ गई, जो बहुत ही बुरी खबर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर -23.9% पर पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर -39% पर पहुंच गई है, और यह वो सेक्टर है जो मेक इन इंडिया का झंडा इसको बुलंद करना था। ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्टर्स का यह हाल है। ये ज़बरदस्त ऐतिहासिक गिरावट आई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -42%, होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में -44%, माइनिंग में -22%, फाइनेंस और रियल एस्टेट में -9%, जीएसटी और इनकम टैक्स की वसूली 30 से 34% कम हो गई। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार, 2 राज्यों में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। पंजाब पर 38% डेप्ट भी है। जीएसटी और नोटबंदी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ऐसी हालत में जहां हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन गिरता जा रहा है, चीज़ों के साथ साथ घर और वाहन की बिक्री घटती जा रही है, बेकारी बढ़ रही है, बचत निवेश घटता जा रहा है, कर्ज की मांग घटती जा रही है, शेयर का दाम गिरता जा रहा है। आरबीआई का कहना है कि हिस्ट्री में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने यह कहा कि इकोनॉमी में 70 लाख करोड़ रुपये की कटौती होगी और एफएमसीजी, फार्मा और आईटी को छोड़कर सभी क्षेत्र में निवेश गिरेगा। सरकार के राजस्व में भी भारी गिरावट आएगी। नौकरियां जाने की वजह से आय कर से आय गिरेगी। कॉरपोरेट टैक्स से भी कमाई बहुत कम होगी। आरबीआई का यह कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो 5 बैंकों का कैपिटल टू रिस्क एसेट अनुपात 9% से नीचे फिसल जाएगा। आरबीआई के नियम के अनुसार CRAR का कम से कम 9% होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई और ये बताया कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत के लिए नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पिछले तिमाही में जीडीपी का 5% पर आना यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है, जबकि भारत में विकास की अपार संभावना है, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 0.6% पर डगमगा रही है। जीएसटी और नोटबंदी के कुप्रभाव से अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाई। इसलिए सरकार से ये गुजारिश है कि अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक विकास की दर भी नीचे जा रही है। दुनिया की विकास दर 3.2% पर है। वैश्विक व्यापार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार सतत चलने वाला प्रोसेस है और हमने अभी गति नहीं खोई है। उन्होंने उद्योग जगत को दिलासा देते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों का सम्मान करती है और जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठा रही है जिससे कि नुकसान हो। 14 अक्टूबर को द हिंदू समाचार पत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रगला प्रभाकर ने कहा कि देश में मंदी है और सरकार इसे नकार रही है और सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है और पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक मॉडल से सीख लेनी चाहिए और देश की बिगड़ती हुई हालत को संभालना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है।